बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं MSM मेंटर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले ज़रा इस पिक्चर की तरफ देखें। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि फोर्सेस दो टाइप्स की होती हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं और तब जो फोर्स लगाई जाती है उसको हम कांटेक्ट फोर्स का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर ये शख्स इस ब्लॉक को धकेलना चाहता है तो ये अपने हाथों को पहले इस ब्लॉक के साथ टच करेगा, कांटेक्ट में लेकर आएगा, तभी ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। और अगर ये इस पर फोर्स लगा के एक सर्टेन डायरेक्शन में इसको धकेलेगा तो फिर इस ब्लॉक और सरफेस के दरमियान में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रोड्यूस होगी। और ये फ्रिक्शनल फोर्स भी तब प्रोड्यूस होती है जब ब्लॉक किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा। ऐसे ही हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। इसी टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तब एक्शन रिएक्शन फोर्स होगी। या फिर किसी स्प्रिंग के साथ हम मैस को अटैच करते हैं तो स्प्रिंग के में जो स्ट्रेच आ जाता है उस मैस की वजह से, ये तब होगा अगर ये मैस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होगा। तो ये होती है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके बाद कुछ फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट होती हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करें, जब दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं हम, तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते। जैसे नाम से पता चल रहा है कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है कि जो आपस में कांटेक्ट में नहीं होती तब भी फोर्सेस लगा रही होती हैं। तो ये मैग्नेट भी, अगर तो ये इनकी पोलैरिटी सेम है तो फिर ये रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट है तो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई ऐसी फोर्स है जो इनको अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, भले ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स लग रही है, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स का नाम देते हैं। दूसरी तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो एक ट्राजेक्टरी बना के वो गिर जाता है, तो बेसिकली ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो कोई भी चीज़ जो हवा में होती है और नीचे गिर रही होती है, ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं होती लेकिन ज़मीन फिर भी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इसी तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें चार्जेस के केस में, तो वो भी हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ही होती हैं। तो हमने इनको क्यों देखा, इसी वजह से कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो वर्क डन के बारे में, और वर्क डन भी कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अब अगर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ना है, इसमें वर्क डन को पढ़ना है, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली हमारे अर्थ के बाहर एक ऐसे स्पेस, एक ऐसा रीजन है कि जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है। चलिए मान लें कि यहाँ हमारे पास अर्थ है और अर्थ के बाहर यहाँ पर इसका कुछ रीजन है। यहाँ आपको जो शेडेड एरिया नजर आ रहा है ये बेसिकली अर्थ का रीजन है, और यहाँ दूर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके रीजन से बाहर पड़ा हुआ है। अगर हम इसको इसके करीब लेकर आते हैं, ठीक है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसके रीजन के करीब आएगा फौरन से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जब उसके रीजन में आया तब उसने इसके ऊपर फोर्स लगाए। तो ये जो बाहर एक फील्ड बना, जब जिस फील्ड के अंदर ये ऑब्जेक्ट आने पर इस पर फोर्स लगे, उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। याद रहे कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये मैस की वजह से होती है, यानी कि जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मैस होता है ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग आपस में जब हम चल फिर रहे होते हैं, हमारे साथ कोई शख्स बैठा होता है, तो दोनों की फील्ड होती है, ग्रेविटी होती है दोनों की, लेकिन हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते जबकि अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही होती है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो मैस होता है ये बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मैस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मैस तो बहुत ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा मैस होगा तो उस हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चीज़ों का ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह यही है कि इसमें मैस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को समझा, या फिर हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो फील्ड है ये आमतौर पर हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक को हम कंजर्वेटिव कहते हैं और एक को नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है।
द फील्ड इन विच द वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ना करे। यानी अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और आप किसी भी रास्ते से चले जाएं, आपके पास वर्क डन की वैल्यू एक जैसी रहेगी, आपकी एनर्जी एक जैसी कंज्यूम होगी, मैं इस तरह से कहूँ, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक क्लोज पाथ के अंदर हम वर्क डन को कैलकुलेट करें तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। तो ये होता है हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये वो सारे फील्ड हैं जिनको मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर भी कहा था कि ये सारे कंजर्वेटिव फील्ड हैं। जबकि इसके बरक्स हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बात करेंगे तो ये वो फील्ड होगा जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस आ जाती हैं? फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन स्ट्रिंग और नॉर्मल फोर्स, ये वो सारे फोर्सेज हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलिए इसको हम प्रूव करेंगे आप, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसमें हम इस बात को प्रूव करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अभी हमने इसके एग्जांपल में पढ़ा कंजर्वेटिव फील्ड के एग्जांपल में कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इस चीज को अब हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर एक सिचुएशन बनाता हूँ। यहाँ हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट जमीन के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और एक कुछ हाइट पर पड़ा हुआ है, यानी दोनों के अंदर हाइट का डिफरेंस है। इन पॉइंट्स के मैं कुछ नाम मेंशन कर देता हूँ, नीचे वाले को मैं ए कह देता हूँ और दूसरे को मैं बी कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो एच है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। अगर मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो मेरे पास यहाँ से मूव करने के लिए कई रास्ते मौजूद हैं, नंबर ऑफ पाथ जो है वो मौजूद हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट जा सकता हूँ, ठीक है, या इसके अलावा यहाँ कोई एक पाथ जो है वो चूज कर लेता हूँ। फर्ज करें कि ये एक पाथ है, यहाँ से जा सकता हूँ, डायरेक्ट जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, कई तरह के पाथ हैं। किसी भी रास्ते से मैं इस बी पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं सारे पाथ को कंसीडर नहीं करूंगा। इसमें से सिर्फ मैं 3 का जिक्र करता हूँ, ठीक है, और तीनों के ऊपर हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्ज करेंगे हमारे पास जो फर्स्ट पाथ है वो ए से डी और डी से फिर बी की तरफ, इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास पाथ 1 है। दूसरी तरफ अगर हम ए से सी की तरफ जाएं और सी से फिर बी की तरफ जाएं तो ये हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास पाथ 2 है। और तीसरा इसके डायरेक्ट ए से डायरेक्टली हम बी की तरफ जाएं और इसको कह देते हैं ये पाथ 3 है। अगर हम इन तीनों पाथ के ऊपर वर्क डन को कैलकुलेट करें और तीनों का आंसर सेम आए वर्क डन का, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने, क्योंकि ए से बी की तरफ जाना है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं। तो यहां पर मैंने एक ब्लॉक कंसीडर कर लिया, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम बारी बारी तीनों पाथ के ऊपर मूव करवाएंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूं पाथ वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी, मतलब कि ए से डी और डी से बी यहां तक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ब्लॉक है, ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हमने वर्क डन की बात करनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का जिक्र करना है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर जिस फोर्स का हम जिक्र करेंगे वो इस ब्लॉक के ऊपर लगाई जाने वाली इसकी अप्लाइड फोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हम उसको स्टडी करेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस ब्लॉक के केस में हम देखेंगे तो वो उसके वेट के इक्वल होती है, और वेट किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सबसे पहले मूव करेगा ए से डी की तरफ और फिर यहां से डी से बी की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब क्योंकि इसने ए से बी तक पहुंचने के लिए ये पाथ चूज किया है ए डी बी, लेकिन ये पाथ भी डायरेक्ट नहीं है, 2 हिस्सों में है। पहले उसने वर्क किया है ए से डी की तरफ जाते हुए, फिर डी से बी की तरफ जाते हुए वर्क किया। तो दोनों को मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। तो जो हमारे पास टोटल वर्क होगा ए डी बी वो किसके इक्वल है? वर्क ए से डी तक और फिर वर्क डी से बी की तरफ। अब अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को लिखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक डॉट प्रोडक्ट होता है, तो मैंने वो वैल्यूज लिखी। इस एफ के साथ मैंने सबस्क्रिप्ट के अंदर जी लिखा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को शो कर रहा है।
अब अगर यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ कि मुझे पता है कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो उसके वेट के इक्वल है इस ऑब्जेक्ट के, और वेट mg के इक्वल होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा उसको मैं d को h के साथ रिप्लेस करूँगा, क्योंकि यहाँ से देखें तो d से b की तरफ जाते हुए ये कुछ हाइट पर जाता है। मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपर मेंशन भी किया कि इसकी कुछ हाइट भी है, तो इस वजह से इसको मैं h के साथ रिप्लेस करूँगा। अब अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करूँ, जहाँ पे fg लिखा हुआ इसकी जगह पर मैं mg लिखूँ और जहाँ पे d लिखा हुआ इसकी जगह पर मैं h लिखूँ, साथ में ये दरमियान में डॉट भी है, तो डॉट को जब खत्म करते हैं तो cos थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। तो cos थीटा भी हम लगा के इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ एंगल पुट किए हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एंगल 90 और यहाँ पर नजर आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पर कि ये 90 और 180 कैसे आया। अगर आप यहाँ पर पहले जब A से D की तरफ जा रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट A से D की तरफ, तो तब उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है उसकी डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, और उसका जो वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है। तो और यहाँ पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में अगर एंगल चेक करें तो ये एंगल बनता है यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमने लिखा 90। अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर पहले की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है mg, जबकि अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है 180 डिग्री। अब हमें मालूम है कि जो cos 90 होता है इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये बन जाएगा पूरा जो फैक्टर होगा 0 हो जाएगा, और सिंपल इधर रह जाएगा mgh, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास -mgh रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वर्क डन का वो -mgh आएगा। तो हमने पहले पाथ 1 से वर्क डन को कैलकुलेट किया जिसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास mgh आया। अब हम क्या करते हैं, इस पाथ को चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे अलोंग पाथ ACB, कि हम जाएंगे A से C की तरफ और C से फिर B की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पहले A से C की तरफ मूव करेगा और फिर यहां से मूव करेगा B की तरफ। तो फिर से पहले की तरह हम उस इक्वेशन को लिख लेते हैं कि क्योंकि ये जो A से B तक जाते हुए इसने 2 स्टेप में अपना काम किया, तो हम A से C और C से B तक दोनों वर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों के लिए हम फिर से वही सारी सिचुएशंस को मैंने लिखा जैसे मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल्स को चेंज करके। अब याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से A से C की तरफ मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसने डिस्प्लेसमेंट किया अपवर्ड, तो यहाँ जो दरमियान में एंगल बनता है वो एंगल बनता है 180 डिग्री, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में, और उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो दरमियान में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो यही दोनों एंगल को मैंने यहाँ पर लिखा भी है, 180 डिग्री और 90 डिग्री। फिर से cos 90 डिग्री आ गया तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0, और cos 180 की वजह से आंसर होता है माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास -mgh। तो अगर हम इसका फाइनल रिजल्ट देखें तो हमारे पास -mgh ही आया। तो हमने 2 पाथ को चूज किया, पाथ 1 और पाथ 2, दोनों में हमारे पास जो वर्क डन का आंसर आया है वो -mgh है। लेकिन इसके साथ एक और बात का भी आपने ख्याल रखना है कि दोनों पाथ के अंदर हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल मूव करता है ना, तो हॉरिजेंटल मूवमेंट में उसका वर्क डन 0 आता है। उसकी रीजन क्या होगी कि हमेशा mgh डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री होने की वजह से उसका वर्क डन आएगा 0, ठीक है। तो किसी केस में भी हम हॉरिजेंटल में जो वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव 0 आ जाता है, ठीक है। अब रह जाता है हमारे पास इसका तीसरा पाथ, A से B तक डायरेक्ट जाने वाला जो पाथ है, पाथ 3। तो इस पर हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। हम अगर हम इसको यहाँ से देखें, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं A से B की तरफ, तो ये कुछ इस तरह से मूव करके जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके मोमेंट में अगर हम देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है ये यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है। हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में भी पढ़ा था कि अगर पाथ कर्व हो तो हम उसके स्मॉल पैचेस बना लेते हैं। हम इसी तरह से इस पूरे जो पाथ है इसके भी पैचेस बना लेंगे, कुछ इस तरह से स्टेप्स बना लेंगे। ये स्टेप हमारे पास 2 तरह के बने हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर यहाँ पर ये वर्टिकल है, ठीक है, फिर यहाँ हॉरिजेंटल,
फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हमने इसके स्टेप बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप के ऊपर वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद सारे को ऐड करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब हम हॉरिजॉन्टल में वर्क डन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के अंदर वर्क डन नहीं होता। रीज़न क्या होती है कि जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है और जो कॉज 90 डिग्री होता है वो 0 के इक्वल होता है। इस वजह से जितने भी वर्क डन इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे उनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उनका आंसर कितना आता है, 0 आता है। हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। इस वजह से हम इनको क्या कह देंगे, जो ये वाला वर्टिकल हाइट है इसको मैं कह देता हूं डेल्टा y1, इससे आगे डेल्टा y2, y3, इस तरह से सारे जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में हैं पाथ उन सब को कैलकुलेट करते हुए अप टू सोन डेल्टा yn तक हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। क्योंकि हम देखें यहाँ पर जब ब्लॉक मौजूद होगा तो उसका जो वेट होगा वो mgs डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा y1 होगा। ठीक है, तो हम क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं ना, अगर ऊपर की तरफ हम मूव करवा रहे हैं तो इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने डेल्टा y1 बनाए हैं ये बेसिकली इनकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। यहाँ पर ये जितने भी वर्टिकल हैं इन सब की डायरेक्शन अपवर्ड आपने कंसिडर करनी। ठीक है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री है तो cos 180 पर माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पहले से प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन होंगे सारे वर्क डन जो इस पहले की वजह से होंगे, जो दूसरे की वजह से, जो तीसरे की वजह से होंगे, ये जाहिर सी बात mg h की जगह पर डेल्टा y1, mg डेल्टा y2, mg डेल्टा y3 अप टू सो ऑन mg डेल्टा yn तक हम इसको सारे वर्क डन को कैलकुलेट किया। तो ये सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर हम देखें तो यहाँ पर mgh हर एक टर्म के अंदर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस mgh को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। mgh को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर सारी टर्म रह जाएगी डेल्टा y1, डेल्टा y2 अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये जो लास्ट वाली टर्म है जो बाय मिस्टेक मैंने 1 लिख दिया है ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, डेल्टा yn के इक्वल होगी। तो ये होगी डेल्टा yn। अब अगर हम देखें तो ये जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को हम देखें तो ये कलेक्टिवली हमारे पास इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की हाइट को शो कर रहा है। देखिए ये एक छोटा सा पोर्शन है डेल्टा y1, इसके ऊपर है डेल्टा y2, इसको मिला दें इसके साथ। ठीक है, फिर आगे है डेल्टा y3, ये भी मिला दें, 4 भी मिला दें, 5 भी मिला दें, तो ये सारे n नंबर तक मिला दें तो इन सारे को वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी पैचेस से सबको मिला दें तो ये पूरी एक हाइट नहीं बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो y1 2 3 अप टू सो ऑन yn तक हैं ये सारे किसको शो कर रहे हैं, हाइट को शो कर रहे हैं। तो बजाय इसके हम इसको y1 2 लिखें, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम h लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने इसका फाइनल रिजल्ट देखा तो वो फाइनल रिजल्ट a से b जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी माइनस mgh ही है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, हमने इस पूरी डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकाला है, हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो पाथ के इंडिपेंडेंट है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि हमने बताया कि कंजर्वेटिव फील्ड वो होता है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने एक उसका दूसरा पोर्शन भी बताया था कि अगर क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन जो है वो 0 आ जाए, ठीक है, तो तब भी हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो क्योंकि हमने वहां पर इस बात का जिक्र किया था तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। हम वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लोज पाथ बनाया है और क्लोज पाथ A B C D और D से फिर वापस हम A की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि ये स्टेप्स कितने बन गए हैं, A से B की तरफ पहले ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे। पहले वही ब्लॉक जो मैंने पहले डिस्कस किया उसी को मैं बना लेता हूँ। तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जिसको मैं mg कह देता हूँ और इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से। ठीक है, तो पहले A से B की तरफ जाएगा तो एक वर्क डन हो जाएगा, इसको मैंने WA से B लिखा ये वाला। फिर क्या करेगा, B से C की तरफ जाएगा, इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा। फिर C से D की तरफ यहाँ लिखा गया, फिर D से वापस A की तरफ, तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अगर हम वर्क डन को कैलकुलेट करें तो मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन की हम बात करेंगे, ठीक है, इस तरह से कि इस डायरेक्शन में इसके वेट है और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा mg
एच कॉज 90 डिग्री, ठीक है। प्लस अगर हम बी से सी की तरफ जाएं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पर, और इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दरम्यान में एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो इसका आएगा एम जी एच कॉज ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। प्लस तीसरे में अगर हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेट नीचे की तरफ है, तो एंगल फिर से यहाँ पर कितना बनता है 90 डिग्री। तो मैं फिर से लिख देता हूँ एम जी एच कॉज ऑफ 90 डिग्री। प्लस आखिरी केस देखें तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि अब की बार डी से ए की तरफ नीचे आ रहा है, और उसका जो वेट है वो भी तो नीचे ही लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 नहीं होगा बल्कि 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 90 वाले जो दोनों केसेस होंगे ये तो क्या हो जाएंगे 0, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 180 जब आ जाता है कॉस, तो तब वर्क डन होता है माइनस एम जी एच, जिसको हमने पहले 3 दफ़ा प्रूव कर लिया। और अगर कॉस 0 हो तो इसका आंसर प्लस में आता है, तो ये आ जाता है एम जी एच। तो देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वर्क डन ए बी सी डी और ए आएगा ये किसके इक्वल आ रहा है 0 को। तो हमने इस बात को भी प्रूव कर दिया कि किसी क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क डन की वैल्यू है ये 0 आती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है ये पाथ के इंडिपेंडेंट है, या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और इसी चीज़ को हमने प्रूव करना था। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।